हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल टॉपर बनूं में। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के नोट्स हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे साइट topperbano.blogspot.com पर डायरेक्ट जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सर्च कीजिएगा, आपको डायरेक्ट ये चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का हेडिंग जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में फूड सिक्योरिटी किस तरह से की जाती है। उससे रिलेटेड हम कई सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी किस तरह से की जाती है, किसके लिए फूड सिक्योरिटी की जाती है। कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमें इसमें जानना है और वो हम इसमें पढ़ेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे हम अपने कंट्री के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हमारे कंट्री में फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जैसे कि राशन शॉप्स वगैरह से आप जाते होंगे, फूड लेते होंगे। आप अगर फूड कभी राशन शॉप से गए होंगे फूड लेने, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये है कि फूड सिक्योरिटी मीन्स द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपुल एट ऑल टाइम्स। अब देखिए, इसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो इनका मीनिंग समझने के लिए हमें इसे पूरा अच्छे से डिस्कस करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। तो देखिए, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई कोई व्यक्ति जो है वो 2 वक्त का खाना पा जा रहा है, 2 वक्त के खाने के लिए पा जा रहा है, तो वो फूड सिक्योर है। तो जी बिल्कुल ही नहीं। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो वो 2 वक्त का खाना पा रहा है वो रेगुलर पीरियड पे होना चाहिए और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे कहेंगे कि वो फूड सिक्योर है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि केवल ऐसा नहीं है कि जो 2 वक्त का खाना खाने के लिए पा जा रहा है वो फूड सिक्योर है। कभी ऐसा होता है कि वो कई बार मतलब कि कुछ दिनों तक खाने के लिए पाते हैं कई लोग, और कुछ दिन तक नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब कि लोग मतलब जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो फूड सिक्योर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, फूड सिक्योरिटीज हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस। ठीक है, तो ये तीन जो डायमेंशन अभी हम देखने वाले हैं, अगर ये डायमेंशन किसी भी कंट्री पर लागू हो रहे हैं या मतलब कि इस पर कोई फॉलो हो रहा है, तो ही हम उस कंट्री को फूड सिक्योर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, फूड सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ फॉलोइंग डायमेंशंस हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या मतलब है कि मतलब कि उस कंट्री में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए फूड का कि उस कंट्री के पॉपुलेशन के लिए सफिशियंट हो। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे कि वहाँ उस कंट्री के जितने भी लोग हैं उतना उसे मतलब कि उन सभी के लिए वो मतलब कि कह सकते हैं कि सफिशियंट हो, पर्याप्त मात्रा में हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि खाने वाले 10 लोग हैं और प्रोडक्शन केवल 4 लोगों के लिए हो रहा है। तो ऐसा होगा तभी हम उस मतलब कि कंट्री कह सकते हैं कि तभी हम कह सकते हैं वो फूड सिक्योर नहीं। ऐसे तो 6 लोग जो बच रहे हैं वो मतलब कि बिना खाए नहीं उनको सोना पड़ेगा, या फिर मतलब कि थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। तो या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि फूड की कमी भी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि फूड सिक्योरिटी जब मतलब कि कई सारे जो पॉइंट्स है वो फॉलो करेंगे तभी वो फूड सिक्योर है। ठीक है, अब देखिए, एक्सेसिबिलिटी, दूसरा वर्ड हमारा है एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए, एक्सेसिबिलिटी का क्या होना मतलब है कि जो फूड सिक्योरिटी है वो लोगों की पहुंच में होना चाहिए। इससे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है कि एक्स पहुंच में होना चाहिए। तो देखिए, इससे हम अगर रिलेट करें तो मान लीजिए जैसे कि फूड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में, मान लीजिए जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बहुत मतलब कि वीट वगैरह प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए वेस्ट बंगाल में राइस वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मान लीजिए जिस मतलब कि स्टेट में कम प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वह मतलब कि फूड को लेना पड़ेगा। तो अब वहाँ तक फूड कैसे पहुँचेगा। अब फूड तो केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहीं पर है, तो यहाँ यानी कि यहाँ के लोग खा पी कर मतलब कि आराम से मस्त रहेंगे, वहाँ के लोग भूखे रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो फूड है सभी लोगों के तक पहुंच सके। मतलब कि जो पंजाब वगैरह में, उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए फूड की पर्याप्त मात्रा है मतलब कि और ज़्यादा भी है, तो वो फूड जो है जहाँ पर नहीं मतलब कि वह जहाँ पर फूड नहीं है वहाँ तक पहुँचाया जाना चाहिए। मतलब कि लोग एक्सेस कर सके। ठीक है, वहाँ तक उनके पहुँच में होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि आप हैं यहाँ पर और फूड आपसे कोसों मील दूर है तो आप मतलब कि खाएंगे ही कैसे। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमारा थर्ड पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्ड क्या मतलब है कि लोग उस फूड को अफोर्ड भी कर सके। मान लीजिए कि अगर फूड आपके पास रहकर ही क्या करे, अगर उसकी कीमत ज़्यादा हो, ठीक है,
कीमत ज़्यादा हो और आपके पास पैसा कम हो, तो क्या आपके अगर सामने ही रहेगा तो क्या आप उसे ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो मतलब कि फूड का मतलब क्या है कि फूड जो है लोगों की पहुंच में होनी चाहिए, मतलब कि इतना पैसा उसका मतलब होना चाहिए, लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो न्यूट्रिशियस फूड को खरीद सकें, ठीक है। एवरीवन हैव द इनफ मनी टू बाई सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रियस फूड। लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि मतलब कि उस फूड को वो खरीद सकें, या फिर ऐसा हो कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो उस फूड की वैल्यू कम की जाए जिससे कि लोग उसे खरीद सकें। तो इस तरह से मतलब कि इसके 3 डायमेंशंस हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब देखिए एक इसे शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं। तो फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन ए कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन। सेकंड है कि ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई द फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड देयर इज नो बैरियर टू ऑन एक्सेस टू फूड। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है कि किसी भी कंट्री को तभी हम कह सकते हैं कि वो फूड सिक्योर है जब वहाँ पर इतना प्रोडक्शन हो रहा हो फूड की कि वहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त हो, लोगों के वो पहुँच में होनी चाहिए और लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसे खरीद सकें, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ गए कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत है, क्यों आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। देखिए इस पर बहुत ही बड़ा मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आपको याद भी रख मतलब कि आपको मतलब कि जो ये कंटेंट है इसे थोड़ा दिमाग में रखना भी है, ठीक है। वैसे अगर आप इन 3 वर्ड का मतलब समझ जाते हैं तो आप आंसर इस पे आराम से लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि वाई फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल, ये तो सही है कि मतलब कि सभी लोगों को खाना ज़रूरत ही है उनके सर्वाइवल के लिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह मतलब कि जब नेचुरल डिजास्टर की वजह समय क्या होता है कि जब कई सारे आपदाएँ आती हैं जैसे कि अर्थक्वेक, सूखा पड़ गया, तो उस समय क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय जो मतलब कि प्रोडक्शन होता है वो उतना सही से नहीं हो पाता। जैसे कि सूखा ही पड़ गया, मान लीजिए सूखा पड़ गया तो प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि मतलब कि उस साल लोग खाना नहीं खाएंगे। तो लेकिन खाना तो ज़रूरत है ही, भोजन उसके लिए ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम पहले से इतना मतलब कि कुछ फूड को स्टोर करके रखें, ताकि यदि मतलब कि अगर कोई मतलब कि आपदाएं आ जाती हैं तो उससे निकला जा सके। तो इसके लिए भी फूड सिक्योरिटी ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी करना इसी के लिए ज़रूरत है। अब फूड सिक्योरिटी मैं बार बार कर रहा हूँ, कई लोग कन्फ्यूज हो रहेंगे। फूड सिक्योरिटी मतलब कि फूड को सिक्योर करें, ठीक है, फूड को सिक्योर करें, बचाएं, उसे सुरक्षित करें, ठीक है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर इस सेंस में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या होता है कि जब नेचुरल आपदाएं के समय मान लीजिए अगर सूखा पड़ जाता है, अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अमीर अमीर लोग भी गरीबी पे आ जाते हैं। अमीर अमीर लोग बोले तो क्या, मान लीजिए सूखा पड़ गया तो क्या होगा कि भोजन मतलब कि उसकी कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि प्राइस बढ़ जाएगी। अब प्राइस बढ़ जाएगी तो गरीब लोग तो बिल्कुल ही नहीं खरीद पाएंगे, और उसमें से भी कई लोग मतलब कि कुछ अमीर लोग भी मतलब कि परेशान में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से इसके लिए हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग एक कैलेमिटी। तो देखिए अगर कोई मतलब कि आपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह समय किस तरह से फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होता है, ठीक है, किस तरह से फूड सिक्योरिटी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, जैसे कि सूखा पड़ गया, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज हो जाएगा। सूखा पड़ गया तो मतलब कि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, फूड की कमी होगी तो प्राइस जो है फूड की वो बढ़ेगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं उस फूड को नहीं खरीद पाएंगे, जिससे होता क्या है कि स्टारवेशन, भूखमरी की सिचुएशन आ जाती है, और वही भूखमरी अकाल में बदल जाता है, फैमाइन में बदल जाता है। अब इसमें देखिए इसमें 2 वर्ड हैं, स्टारवेशन एंड फैमाइन। तो देखिए स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जब लोगों के पास खाना नहीं होता है और लोग भूख से मरने लगते हैं तो उस सिचुएशन को हम स्टारवेशन कहते हैं। और वही स्टारवेशन बहुत ही मतलब कि लार्ज नंबर में होने लगता है तो उसे हम फैमाइन कहते हैं, अकाल पड़ना कहते हैं। अकाल का मतलब कि फैमाइन का डिफिनेशन भी आपके किताब में दिया हुआ है, तो मैंने मतलब कि देख लीजिए एक बार क्या चीज़ है। तो फैमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइड स्प्रेड डेथ्स due to the starvations and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। अब देखिए यहाँ पर सरल भाषा में समझिए कि क्या मतलब है। फैमाइन हम उसे कहते हैं जब मतलब कि भूखमरी के कारण, बीमारियों के कारण लोगों का बहुत ही बड़ी संख्या में मृत्यु होने लगती है। अब ये जो भूखमरी है या जो बीमारी है ये क्यों होता है, तो मतलब कि लोगों को गंदे पानी पीने की वजह से मतलब कि लोग फोर्स हो जाते हैं, मतलब कि जब उनके पास नहीं होता है तो उनके मतलब पीना पड़ता है मजबूरी में लोगों को
गंदे पानी पीने की वजह से, जब पैसा वगैरह नहीं होता है, डेड एंड डिकेइंग फूड खाने की वजह से, सड़े गले मतलब कि आज का रखा हुआ 10 दिन बाद खाने से, ऐसे ऐसे मतलब कि कई सारे मतलब कि दिक्कतों के कारण जब लोगों के मतलब कि बीमारियों और भूखमरी के कारण, भूख के कारण लोगों का डेथ होने लगता है, लोग बहुत ही बड़ी संख्या में मरने लगते हैं, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं फेमाइन, अकाल पड़ना कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। अब देखिए एक फेमाइन एग्जाम्पल में दिया गया था बंगाल, एग्जाम्पल में देख लीजिए कि 1943 में जब बंगाल में फेमाइन आता है तो उसमें लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर अगर मैं यहीं पर अगर फूड मतलब कि अगर फूड का प्रबंध रहा होता, ठीक है, फूड सिक्योरिटी की गई होती, तो क्या इतने लोग मरते, क्या इतने लोग भूख से मरते? तो ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, इसीलिए ज़रूरत है कि फूड सिक्योरिटी करना इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ ही फूड सिक्योरिटी इसलिए भी करना ज़रूरी है कि जो लोग गरीब हैं, मान लीजिए अमीर लोगों के पास तो पैसा है, ठीक है, वो मतलब कि अगर थोड़ा खाना महंगा भी रहेगा तो उसे खा लेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर जो गरीब लोग हैं उनके पास मतलब उतना पैसा नहीं है कि उस फूड को खरीद पाएँ, तो इसके लिए क्या करना है, सरकार को ये ज़रूरी है कि मतलब कि उस फूड को किस तरह से या तो उन लोगों का मतलब कि वो वेतन मतलब कि उनको पास उतना पैसा हो, नहीं तो उस फूड का प्राइस कम करे। ठीक है, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी का मतलब की ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी इसलिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक चार्ट है, इसमें आपको देखिए क्या दिया गया है, ईयर दिया गया है, फिर दिया गया है कि उस समय हमारे इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, और फिर दिया गया है कि उसके लिए मतलब कि प्रोडक्शन उतना हुआ तो उसके मतलब कि बाद उसे मतलब हमें हमारे कंट्री में कुछ दूसरे कंट्री से इंपोर्ट भी करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 1938 में 85 लाख टन्स जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1939 में एक इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको मतलब कि उतना इसे मतलब कि वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं वही मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्ट्स मतलब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर मतलब कि हम दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में फूड ग्रेन्स को लाए, और एक्सपोर्ट मतलब कि हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किए, जैसे कि 1942 में हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किए थे। तो देखिए यहाँ तक तो मतलब कि कह सकते हैं कि फूड उतना सफिशिएंट मात्रा में नहीं था, लेकिन 1960 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में आया तो उसके बाद हमें फेमाइन जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिला। ठीक है, अकाल जैसे कंडीशन अभी भी कई जगह पाया जाता है, लेकिन इतना प्रभावित नहीं होता है कि उतने ज़्यादा लोग मारे जाएं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि अब उतना अकाल देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए हु आर द फूड इनसिक्योर, तो अब तक हमने पढ़ा कि फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि कौन लोग ऐसे हैं जो कि फूड से इनसिक्योर हैं, मतलब कि जिनके पास खाना नहीं है। ठीक है, तो देखिए डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अभी आपने देखा कि अकाल पर मतलब कि नेचुरल डिजास्टर्स के समय एक अमीर आदमी भी फूड इनसिक्योर हो जाता है। ठीक है, एक अमीर आदमी भी फूड इनसिक्योर हो जाता है। तो उसी तरह से देखिए, लेकिन अगर जनरली देखें कि कौन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है फूड सिक्योरिटी से, किन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी, तो वह वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर दी लैंडलेस पीपुल, ट्रेडिशनल आर्टिसान, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड, इल पेड वर्किंग ग्रुप्स, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर। तो यहाँ पर देखिए वही जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, जो बहुत ही पारंपरिक मतलब पहले के मतलब कि काम वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही कैजुअल लेबर जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, सीजनल लेबर जो खेती वगैरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोगों जो हैं बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हैं। उसके साथ साथ कुछ सोशल कंपोजिशंस भी हैं। आपके किताब में एक रामू और अहमद की स्टोरी दी गई है, दोनों ही एक रूरल एरियाज़ का है, एक अर्बन एरियाज़ का है, तो इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद देखिए सोशल कंपोजिशन में देखें तो SC ST और कुछ सेक्शन जो हैं OBC के भी फूड इनसिक्योर हैं। उसके साथ साथ ही नेचुरल डिजास्टर से जो मतलब कि अफेक्टेड लोग हैं, हैंडीक्रैफ्ट्स लोग हैं, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स जो हैं, कुछ चिल्ड्रेन जो हैं, वो सब फूड इनसिक्योर हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए हम समझ गए नेचुरल डिजास्टर से जो लोग पीड़ित हैं मतलब कि पीड़ित हैं, वो लोग मान लीजिए फूड इनसिक्योर हो गए, लेकिन ये प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर कौन है? तो प्रेग्नेंट मतलब देखिए अभी मैंने बताया कि फूड सिक्योरिटी का मतलब केवल यही नहीं है कि मतलब कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, वो 2 वक्त का खाना जो है वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, और प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स को मतलब के लिए न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है। साथ साथ चिल्ड्रेन जो भी हैं उनके लिए भी न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर देखें तो जो प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स हैं और जो चिल्ड्रेंस हैं उन लोगों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है। ठीक है,
तो इसी वजह से हम इन्हें फूड से इनसिक्योर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए कि हमारे कंट्री में किस तरह से फूड इनसिक्योर लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। तो उसके साथ साथ देखिए हाई इन सब स्टेट, कुछ स्टेट में बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ही पीछे है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के स्टेट में। और उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें मोस्टली ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स जो हैं, ठीक है, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसका इफेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिला था, इसलिए वहाँ पर उतनी ऐसी बुरी कंडीशन नहीं है। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट्स है, साउदर्न ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर थोड़ी मतलब कि गरीबी और भी बहुत ही ज़्यादा है। बिहार में, जैसे झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में, महाराष्ट्र में और भी कई मतलब कि स्टेट में बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं फूड इनसिक्योर हैं, ठीक है, अपने कंट्री में। अब देखिए हंगर एक टॉपिक है आपके में, तो हंगर क्या होते हैं? तो देखिए हंगर मतलब कि इंडिकेट करते हैं कि किसी भी कंट्री में फूड सिक्योरिटी की क्या मतलब है। जैसे कि अगर मतलब कि वहाँ पर किस तरह के हंगर पाए जाते हैं, ठीक है, हंगर किस तरह के पाए जाते हैं उससे ये पता चल जाता है कि वहाँ पर कंट्री का सिचुएशन कैसे है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे के पता चलता है। तो देखिए फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स बहुत सारे मतलब कि हंगर मतलब कि हैं जो कि मतलब कि एक रिस्क है, उन्हें ख़त्म करना भी एक कह सकते हैं कि हमारे कंट्री के ख़त्म न करना भी हमारे कंट्री में एक रिस्क बनकर आ गया है कि उस मतलब कि जल्दी से जल्द ख़त्म किया जाता है। तो देखिए हंगर दो तरह के होते हैं, तो एक होता है हंगर के भी दो डायमेंशंस हैं, क्रोनिक हंगर और सीजनल हंगर, ठीक है। अब देखिए इनमें दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। क्रोनिक हंगर किसे कहते हैं और सीजनल हंगर का किसे कहते हैं? तो देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा याद रखिएगा। क्रोनिक हंगर उन्हें हम कहते हैं जब उन्हें खाना तो मिले लेकिन कह सकते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस्ड में वो खाना जो है अच्छा ना हो, मतलब कि उन्हें कम क्वांटिटी में मिलता हो और जो फूड है वो उतना न्यूट्रिशियस ना हो। तो ऐसा इस सिचुएशन में जो लोग आते हैं उन्हें हम क्रोनिक हंगर कहते हैं। और सीजनल हंगर जो मतलब कि कह सकते हैं कि कुछ समय तक मतलब कि बहुत ही अच्छे से खाएं और कुछ समय तक मतलब कि उन्हें भोजन ना मिल पाए, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह कल जो परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब तक मतलब कि वो खाना उनके पास होता है, मतलब कि एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस किए रहते हैं, तब तक तो वो अच्छे से खाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो मतलब कि जिनके पास ज़्यादातर देखने को ये जो है, जिनके पास जो लैंड जो है कम होती है, उन्हीं के साथ ये देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए क्या है कि मतलब कि जैसे जो अब इस समय अगर आप देखेंगे तो इस समय हमारे कंट्री में ऐसा सिचुएशन है कि अब मतलब कि फैमाइन की उतना का मतलब कि कहीं चांस नहीं है, ठीक है। अब इस समय फूड ग्रेन्स जो हैं मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद से जिस तरह से मतलब कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ है, उससे मतलब कि लोग सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब कि लोगों को हमें अपने अब दूसरे कंट्री पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। अब पहले क्या होता था कि हम दूसरे कंट्री पर निर्भर रहते थे और दूसरे कंट्री से फूड को जो है अपने इंडिया में इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। और इन सभी का कारण जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से क्या हुआ कि वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हुआ, और जिससे वजह से मतलब कि जो हमारी इंडिया है वहाँ पर लोग अब मतलब कि कम भूखे रहने लगे, ठीक है। अब उसके देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्या आया कि वीट रेवोल्यूशन आया जुलाई 1968 में। याद रखिएगा जुलाई 1968 में वीट रेवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ मतलब कि वीट प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। अब देखिए उसके साथ साथ ही जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि हमारे मतलब कि लास्ट फ्यू ईयर्स में मतलब कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ वीट वगैरह का। तो देखिए हाईएस्ट रेट वाज ग्रोथ अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन का रेट देखने को मिला। वैसे भी ये थोड़े मतलब कि एरिया में भी बड़े हैं, राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन वहाँ पर जो लैंड है वो थोड़ा उतना उपजाऊ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो उत्तर प्रदेश में 44.01 एंड मध्य प्रदेश में 30.21 मिलियन टन्स जो है मतलब कि प्रोडक्शन हुआ। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि केवल दो ही स्टेट्स में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब उसके साथ साथ ही देखिए यहाँ पर देखिए वीट और मतलब कि और राइस का क्या प्रोडक्शन का रेट था। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट इन 2015 उत्तर प्रदेश में कितना था, तो 26.87 मिलियन टन्स था, और मध्य प्रदेश में 17 मिलियन टन्स था। और वीट का और राइस का देखें तो उत्तर प्रदेश में 15 मिलियन टन था, और नहीं मध्य प्रदेश में केवल वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। जो राइस का प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल में 15 मिलियन टन था, वहीं उत्तर प्रदेश में
12 मिलियन टन था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मतलब कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट हेडिंग याद रखिएगा कि फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरत है, फूड सिक्योरिटी की किस लिए की जाती है, ये सारी जो हेडिंग हमने पढ़ा वो याद रखिएगा। और जो अब ये हेडिंग आने वाली है, अब जो ये टॉपिक आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पूरा देखेंगे कि हमारे कंट्री में किस तरह से फूड सिक्योरिटी की जाती है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब जो हमारे चैप्टर का नाम था बेसिकली वही टॉपिक हम पढ़ेंगे अब। तो देखिए क्या होने वाला है, तो देखिए अब हम इस समय, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम फूड सिक्योर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम फूड सिक्योर हैं। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है कंट्री में फेमाइन जैसी सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिली। उसके साथ साथ क्या देखिए कि कई सारे बहुत ही अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो हैं ग्रोन हुए पूरे पूरे कंट्री में। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जो कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ के स्टेट जो हैं उसमें अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं। जैसे कि देख लीजिए वैसे जैसे कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में वीट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वहीं वेस्ट बंगाल में राइस का प्रोडक्शन होता है। असम वगैरह में, अरुणाचल प्रदेश टी वगैरह का चीज़ अलग अलग मतलब कि जगहों पर अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। तो इससे लोग शेयरिंग करते हैं, उसका प्रोडक्शन वो इस कंट्री को मतलब कि यहाँ तक पहुँचाएंगे और यहाँ के प्रोडक्शन जो होंगे वो वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि फूड की अवेलेबिलिटी पर ही फूड सिक्योरिटी जो इंडिया में है वो 2 कंपोनेंट पर बेस्ड है। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स हैं और इन्हें याद भी रख लीजिएगा कि क्या चीज़ है। तो चलिए इनकी अलग अलग तरह से इन्हें पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चार्ट देख लीजिएगा, यहाँ पर आप चार्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चार्ट को थोड़ा मैप वगैरह को आप अपने से समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप आगे इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे चार्ट्स जो हैं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्शन का केवल एक सिंपल रेट है। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है किस मतलब कि कह सकते हैं किस ईयर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो है कंपोनेंट्स है व्हाट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है, तो बफर स्टॉक जो है वो फूड ग्रेन्स का स्टॉक है। मतलब कि यहाँ पर फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। अब ये देखिए कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कौन की करता है। अब ये देखिए 3 क्वेश्चन होते हैं और भी आपके मन में होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए कैसे किया जाता है, फूड को किस तरह से स्टोर किया जाता है, कहाँ पर स्टोर किया जाता है और कौन करता है। तो उसका सबका आंसर जो है यहाँ पर देखिए। तो देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है FCI सबसे पहले किसानों से फूड ग्रेन्स को खरीदती है। फूड ग्रेन्स में मेनली जो है वीट और राइस जो है किसानों से खरीदा जाता है। अब किसानों के पास कहाँ फूड ग्रेन्स आता है, किसान फूड को मतलब कि उपजा रहे हैं तो उनके पास तो रहेगा ही। ठीक है, तो लेकिन बेसिकली वो अपना सरप्लस बेचते हैं। सरप्लस मतलब कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारी किसी चीज़ से मतलब कि उसकी हमारी जब उस चीज़ से नीड्स पूरी हो जाती है तभी वो सामान बच जाता है तो हम उसे सरप्लस कहते हैं। जैसे कि गांव में क्या होता है कि जब लोग मतलब कि पूरा वर्ष जो है खा ले मतलब कि अपने अनाज उगाते हैं, जो उनकी मतलब कि पूरा वर्ष ख़त्म हो जाता है और उनका नया फसल उगने को आता है, लेकिन उनके पास अगर अनाज बचा रहता है तो उसे वो बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है फार्मर से फूड को खरीदती है। उसके बाद क्या होता है कि और देखिए फूड जो है ये MSP रेट पर खरीदा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट फसल के उगने से पहले ही उसे, फसल के तैयार होने से पहले ही उसे मतलब कि अनाउंस कर देती है कि इस बार का जो परचेज रेट रहेगा, MSP रेट रहेगा वो क्या होगा। इससे पहले ही किसान वगैरह सोच लेते हैं कि अगर मेरे पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो मुझे कितना रेट, कितना पैसा मिलेगा। इसी वजह से जो कह सकते हैं कि किसान है ज़्यादातर अपने फूड्स को किसान मतलब कि गवर्नमेंट को ही बेचते हैं। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मतलब कि खरीदती हैं, और जैसे कि बहुत सारी आटा वगैरह वाली कंपनीज जो हैं जो पैकेट में बेचते हैं, तो उस तरह से मतलब कि वो तय कर लेते हैं कि हमें किससे बेचना है। ठीक है, लेकिन बफर स्टॉक को क्यों क्रिएट किया गया था अब इसी बारे में जानते हैं। तो बफर स्टॉक जो है फूड ग्रेन्स का स्टॉक है, जहां पर फूड ग्रेन्स को सबसे पहले स्टोर किया जाता है। कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसानों से खरीद कर। अब वो इस फूड को जो है स्टोर किया जाता है और वहाँ से जो फूड हैं उन लोगों को गरीबों में बांटा जाता है। तो उन गरीबों में बांटा जाता है तो ताकि जो गरीब लोग हैं उनके पास मतलब कि अगर मतलब कि गरीब लोग जो हैं जो फूड को नहीं खरीद पा रहे हैं तो उनके पास इतना पैसा हो कि मतलब कि कम पैसे में ही उस फूड को खरीद सकें। इसी वजह से बफर स्टॉक को बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए ताकि गरीब को भी मतलब कि खाना मिनिमम रेट पे मिल जाए, इसी वजह से बफर स्टॉक को बनाया गया है। अब मिनिमम रेट पर मिलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको आगे देखना होगा। तो देखिए जो फूड ग्रेन्स इस बफर स्टॉक में स्टोर किए जाते हैं या ग्रेनरीज में स्टोर किए जाते हैं वो
वो जो है वो राशन शॉप के थ्रू राशन शॉप, अभी आप पढ़ेंगे क्या होता है, राशन शॉप्स के थ्रू गरीबों में बांट दिया जाता है या लोगों में बांट दिया जाता है एक ऐसे प्राइस पर जो मार्केट प्राइस से बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और उसे हम इशू प्राइस कहते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है, इशू प्राइस क्या है, ठीक है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखिए गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, क्वेश्चन आता है व्हाई डज द गवर्नमेंट डू सो, ऐसा क्यों करती है। तो ऐसा आपको अब आपको इतना पढ़ने के बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि इसलिए किया जाता है कि जो गरीब लोग भी हैं उन मतलब कि जिनके पास पैसा नहीं है वो फूड को खरीद सकें और खा सकें, ठीक है, एक मतलब कि गुड फूड को खा सकें, ठीक है, तो इसलिए वजह से ये किया जाता है। अब देखिए व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो हमने पढ़ा कि बफर स्टॉक क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या है, तो देखिए बफर स्टॉक वहीं ख़त्म हो जाता है जब एफसीआई जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड को खरीद कर स्टॉक में ग्रेनरीज में स्टोर कर देती है। उसके बाद का जो प्रोसेस है कि उस ग्रेनरीज में से फूड को लोगों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है उसी को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो हाउ इज़ फूड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों के पास फूड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो देखिए एफसीआई ने जो फूड को बफर स्टॉक में स्टोर किया रहता है तो उसे अब क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है राशन शॉप्स पे पहुंचाती है, राशन शॉप्स पे पहुंचाया जाता है, और फिर राशन शॉप्स पे जा क्या होता है कि वहाँ से लोगों को मतलब कि बाटा वगैरह जाता है। अब राशन शॉप्स क्या होते हैं तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो राशन शॉप्स को हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए राशन शॉप एक ऐसी जगह है जहाँ से फैमिली परिवार का कोई भी एक सदस्य राशन कार्ड को दिखाकर वो सभी परिवार के मेंबर्स का जो है राशन ले सकता है, और उस समय कई सारे आइटम्स जो हैं वो इंक्लूड किए, जैसे 25 केजी ग्रेन, 5 लीटर केरोसिन ऑयल, 5 केजी शुगर, लेकिन इतना वगैरह मिलते नहीं है, केवल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये याद रखिएगा। तो राशन शॉप्स को हम फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, और राशन कार्ड से, अब देखिए राशन कार्ड्स क्या हैं इसके लिए भी जानेंगे, राशन कार्ड क्या होते हैं। तो देखिए 3 तरह के राशन कार्ड्स हमारे कंट्री में बनाए गए हैं। सबसे पहला कि अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बहुत ही गरीब मतलब कि कार्ड होते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बना है अंत्योदय कार्ड्स। उसके बाद है बीपीएल कार्ड्स और एपीएल कार्ड्स। बीपीएल कार्ड्स क्या हैं, बिलो पावर्टी लाइन कार्ड्स, और एपीएल कार्ड्स क्या हैं, एबव पावर्टी लाइन कार्ड्स, ठीक है। तो इनके लिए भी मतलब कि कार्ड्स बने हैं, 3 तरह के कार्ड बने हैं। अब तीनों के मतलब कि अलग अलग फ़ायदे हैं। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, जो अंत्योदय अन्न कार्ड्स वाली योजना है, अन्न कार्ड्स के जो जिसके पास कार्ड है, उसके बाद जो बिलो पावर्टी कार्ड जिनके पास है उनको फ़ायदा होता है। उसके बाद सबसे कम जो है वो एबव पावर्टी लाइन वाले जो कार्ड्स जिनके पास हैं उनके पास होता है। तो देखिए अब इंट्रोडक्शन टू रेशनिंग, अब जो राशन शॉप्स वगैरह हैं ये स्टार्ट क्यों किया गया था, ये क्यों स्टार्ट हुआ था। तो देखिए जो 1940 और 1943 में जो बंगाल का फेमाइन आता है, तो इससे लोगों को ये लगता है कि हमें फूड को स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है, फूड को स्टोर करना है और फिर गरीबों तक मतलब कि किस तरह से फूड को पहुंचाना है। इसके लिए क्या होता है कि राशन सिस्टम जो है वो लाया जाता है, ताकि फूड की शॉर्टेज जो है वो ख़त्म किया जाए। और 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जब आता है तो ऐसा बहुत ही पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जो गरीबी का बहुत ही ज़्यादा हमारी कंट्री में बहुत ही मतलब कि बड़ा लेवल है, गरीबी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि यही मतलब कि हर 5 साल पे सर्वे करती है कि हमारे कंट्री में कितने ज़्यादा लोग गरीब हैं, ठीक है। तो ये फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो है, कई सारे फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया है एनएसएसओ ने। एनएसएसओ में फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम को इसलिए यूज़ किया है ताकि जो गरीब हैं सभी में जाए, देखिए गरीबों को ही टारगेट करके दिया गया है। और फिर जो फूड ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं, उससे ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो वो फूड ग्रेन्स हम जो है स्टोर किए रहेंगे, तो उससे मतलब कि उस समय भी हम उस पर मतलब कि उस आपदा से निपट पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो एनएसएसओ ने कई सारे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किए हैं वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, फूड फॉर वर्क। तो ये सारे इसके मतलब कि प्रोग्राम्स हैं। लेकिन आज इस समय प्रेजेंट में देखें तो कई सारे मतलब कि गरीबी प्रोग्राम्स चल रहे हैं,
और उससे बहुत सारे लोगों को एडवांटेजेस भी हो रहे हैं। लेकिन करेंट स्टेटस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या है, जो प्रेजेंट में क्या मतलब कि गरीबी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, मतलब कि किस तरह से चला रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे अब यहाँ से। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो देखिए स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं कि किस तरह से मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब स्टार्ट हुआ और आज के समय में कितने सारे प्रोग्राम्स लाए गए, तो वो सब हम यहाँ से स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया, जो कि यूनिवर्सल था, जिसमें सभी लोगों को राइस वगैरह फूड वगैरह दिया जाता है, फूड ग्रेन वगैरह दिया जाता था। लेकिन 1992 में क्या होता है कि रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया जाता है, आरपीडीएस, जिसमें कुछ टारगेटेड बैकवर्ड क्लास को ही एरियाज़ को टारगेट किया जाता है, जिसमें लगभग 1700 ब्लॉक्स थे और उन्हें ही इसका एडवांटेज मिलता है। लेकिन अभी भी पीडीएस चल रहा था, उन लोगों को भी मिल रहा था जो मतलब कि यूनिवर्सल थे, सभी लोगों को मतलब कि देखिए हो क्या रहा है कि सबसे पहले टारगेट किया गया पीडीएस में सभी लोगों को मतलब कि मिल रहा था। उसके बाद जो आरपीडीएस आया तो उसमें कुछ टारगेटेड एरियाज़ को ही मतलब कि उसका टारगेटेड एरिया जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, उन्हीं लोगों को इसका एडवांटेज मिल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, टीपीडीएस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पुअर जो गरीबी के बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं, उन लोगों को टारगेट करके मतलब कि फूड ग्रेन सप्लाई किया जाता था। फिर उसके बाद 2000 और 2002 में क्या होता है कि 2 स्पेशल स्कीम्स आते हैं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा अन्न योजना। अब ये दोनों स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा इन्हें। तो अंत्योदय अन्न योजना क्या है, तो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट पीपुल के लिए है, ठीक है। इसमें जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपुल थे उनको एडवांटेज दिया जाता था। और अन्नपूर्णा अन्न योजना जो है इंडिजिनेट सीनियर सिटीजन, जो हमारे कंट्री के बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें फ्री में फूड ग्रेन्स दिया जाता था इस योजना के थ्रू, ठीक है। तो ये जो स्कीम्स लाए गए थे, इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लिंक कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो है द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अभी हम इसे कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है 2013 का। तो ये एक्ट जो है फूड और न्यूट्रिशनल फूड जो है प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल प्राइस पे, मतलब कि जिससे कि लोग मतलब कि कम ही प्राइस पे देती है, जिससे मतलब कि एक गरीब भी उसे खरीद सके, ठीक है। इसमें जो है 75% तक रूरल एरियाज और 50% तक के अर्बन पॉपुलेशन जो है कैटेगराइज किया गया है हर हाउस होल्ड्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो एक चार्ट है, इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो सबसे पहले देखिए सबसे पहला स्कीम लाया गया था पीडीएस, जो कि 1992 तक चला था, जिसमें यूनिवर्सल था, सभी लोगों को इसका फ़ायदा था, सभी लोगों को मतलब फूड ग्रेन्स दिया जा रहा था। और इसमें क्या दिया जा रहा था, तो 2.34 kg जो है वीट दिया जा रहा था और 2.8 kg जो है राइस दिया जा रहा था। उसके बाद आया आरपीडीएस रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में, जिसमें बैकवर्ड ब्लॉक्स को टारगेट किया गया और फूड ग्रेन्स जो है लेटेस्ट वैल्यू मतलब कि बहुत ही जो ज़्यादा मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहता था तो वो 20 किलो तक मतलब कि फूड ग्रेन को खरीद सकता था। लेकिन एक लोवेस्ट पे क्या दिया जाता था, एक व्यक्ति को 2.8 kg मतलब कि राइस वीट दिया जाता था और 3.7 kg कह सकते हैं कि राइस दिया जाता था। उसके बाद आया टीपीडीएस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 में, जिसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो हैं बीपीएल कार्ड के और एपीएल कार्ड्स के थ्रू इन्हें प्रोवाइड किया जाता था। और इसमें 35 किलो तक मतलब कि फूड ग्रेन्स मतलब कि आप खरीद सकते थे अगर आपके पास पैसा है। और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें क्या दिया जा रहा था, जो बीपीएल जिनके पास बीपीएल कार्ड था, बिलो पावर्टी लाइन जो कार्ड थे, जो बिलो पावर्टी लाइन थे, जो मतलब कि बहुत ही गरीब थे, मतलब कि उन्हें क्या होता था कि 4.5 किलो कह सकते हैं कि वीट दिया जाता था और 5.5 किलो जो है राइस दिया जाता था। वहीं जो एपीएल एवं पावर्टी लाइन वाले थे उन्हें 6.1 kg जो है मतलब कि वीट दिया जाता था और 8 kg जो है फूड राइस दिया जाता था। उसके बाद जो स्कीम आया अन्नपूर्णा अन्न योजना, ठीक है। और देखिए अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा अन्न योजना, तो ये दोनों 2000 में आते हैं। और देखिए अंत्योदय अन्न योजना जो था उसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को एडवांटेज मिला था, जिसमें 2 kg वीट
और 3 केजी राइस एक व्यक्ति को दिया जाता था। और अन्नपूर्णा अन्न योजना जो था उसमें इंडिजीनियस से जो हमारे कंट्री के बुजुर्ग लोग थे उन लोगों को फ्री में फूड ग्रेन्स दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 में, जिसमें सभी हाउस होल्ड्स को, सभी व्यक्ति मतलब कि जो घरेलू लोग हैं उन सभी लोगों को प्रत्येक महीने 5 किलो तक मतलब कि कह सकते हैं कि 5 किलो तक एक व्यक्ति को प्रत्येक महीने 5 किलो तक का फूड ग्रेन्स दिया जाता था, जिसमें 2 किलो जो है वो वीट रहता था और 3 केजी जो है वो राइस रहता था। तो ये था पूरा हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अभी तक का। अब देखिए इसके क्या क्या एडवांटेजेज और क्या डिसएडवांटेजेज है, जल्दी से इन्हें भी हम जान लेते हैं। तो देखिए एडवांटेजेस क्या हैं कि इससे मतलब कि इससे हम फूड ग्रेन्स को प्राइस को एक मतलब कि अफोर्डेबल प्राइस में बदल दिए, जिससे कि हर एक व्यक्ति जो चाहता है वो फूड को खरीद पाता है। ठीक है, यह हेल्प किया मतलब कि लोगों को भूख से मरने के लिए बचने में। फैमाइन, इसकी वजह से फैमाइन आना मतलब कि कम हो गई, फैमाइन से लड़ने में हमें हेल्प किया। ठीक है, उसके साथ साथ ही एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जिससे मतलब कि पूरे कंट्री में फूड ग्रेन्स को कंट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि हर एक व्यक्ति जो है मतलब कि फूड को अफोर्ड कर पाता है और फूड सिक्योरिटी जो है हमारे कंट्री में अच्छे से चलती है। तो ये आपको 3 पॉइंट जो है आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद देखिए चैलेंजेस फेस्ड बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इससे होता क्या है कि मान लीजिए जो ग्रेनरीज में फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई मतलब कि उसे कोई यूज ही नहीं हो पाता है और उस ग्रेनरीज में ही पड़े पड़े जो मतलब कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, जिससे वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो सारे अनाज जो है वे वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है 2014 में वीट और राइस का जो स्टॉक था जो एफसीआई ने खरीद के रखा था, 65.3 मिलियन टन जो थे वो पूरे के पूरे वहीं के वहीं सड़ जाते हैं ग्रेनरीज में ही, जिससे कि मतलब कि बहुत सारा शॉर्टेज भी आ जाता है इससे। ठीक है, फूड की शॉर्टेज भी आ जाती है, क्योंकि बारिश वगैरह होते हैं तो इसमें मतलब कि जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं वो सड़ने लगते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही क्या है कि फूड ग्रेन्स जो मतलब कि क्या होता है कि जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश हैं, यहाँ ऐसे जगहों पर मतलब कि फूड ग्रेन्स जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि होता है। वहीं कुछ इलाके जो हैं वहाँ पर फूड ग्रेन्स जो है इससे तभी भी कमी होती है, लेकिन इतना जो कहते हैं उसके बावजूद भी। उसके साथ साथ ही कभी बार क्या होता है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के डीलर्स होते हैं उन्हें कई बार माल प्रैक्टिस मतलब कि फ्रॉड करते हुए देखा गया है। कई बार क्या होता है कि वो मतलब कि जो अच्छे क्वालिटीज़ के ग्रेन होते हैं वो मतलब कि बेच देते हैं और बाज़ार से पुअर क्वालिटीज़ के ग्रेन लाकर सभी लोगों को दे देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही जो राशन शॉप्स हैं वो मतलब कि रेगुलर टाइम पर नहीं ओपन किया जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही पुअर क्वालिटी के ग्रेन्स बेचने लगते हैं। तो इस तरह से कई सारे मतलब कि जो है इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखिए रोल ऑफ द कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है सेट की गई हैं मतलब कि देखिए ये सरकार के द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, सबसे पहला ये याद रखिएगा, लेकिन गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो देखिए यहाँ पर होता है क्या कि मतलब कि सोसाइटी सोसाइटीज़ जो हैं वो मिलकर शॉप्स को क्रिएट करती हैं और मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक मिनिमम मतलब कि कह सकते हैं मिनिमम प्राइस पर बेचा जाता है, बहुत ही कम प्राइस पर बेचा जाता है। और यही जो है जो तमिलनाडु का पूरा मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 94% तक जो है वो कोऑपरेटिव्स ही हैंडल करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही दिल्ली में मदर डेयरी जो है वो भी एक कोऑपरेटिव्स की है, जो कि मतलब कि मिल्क को बहुत ही सस्ते दामों में बेचा जाता है। अमूल एक सक्सेस स्टोरी है जो कि गुजरात से, और देखिए अमूल की वजह से ही वाइट रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद क्रांति हमारे यहाँ अमूल की ही वजह से आया था। बहुत ही मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट्स जो है मतलब कि कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मतलब कि बेचे जाते हैं और वो भी थोड़े सस्ते दाम पर ही। और वहीं एक एग्जांपल दिया गया महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ द डेवलपमेंट सर्विस जो है वो भी एक कोऑपरेटिव हुई है और यहाँ पर लोगों को पढ़ाया वगैरह जाता है कि किस तरह से और उसके साथ साथ ही ग्रेन्स वगैरह बांटे जाते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो कि एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट सर्विस है, ये क्या किया जाता है कि हर 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 एक इलाके में रखा जाता है, मतलब कि हर एक कह सकते हैं कि गली में लगाया जाता है। और यहाँ पर मतलब कि क्या होता है
कि ग्रेन्स उसमें पहले से रख दिया जाता है, जिसको मतलब कि जितना ज़रूरत होता है वो जाता है वहाँ पैसा देता है और उस फूड को वहाँ से फूड को ले लेता है। तो इस तरह से वहाँ पर मतलब कि ये चलती है। तो ये था हमारा पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इस चैप्टर का नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। वैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अगर आप स्टॉप करके लिखना चाहें तभी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक किस चैप्टर का होना चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर हम किस पर पढ़ेंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।